हम लोग अभी क्लास 11th की डेप्रिसिएशन थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक चीज करके अच्छे से समझते हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर भी चलेगा अपना और साइड बाय साइड थ्योरी चलेगी, तो सबसे पहले हम थ्योरी समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डेप्रिसिएशन। जब भी कोई बिजनेस जो है वो अपनी फिक्स असेट्स खरीदता है, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर या कोई भी गाड़ी, व्हीकल, तो ये असेट्स बहुत सारे साल तक यूज की जाती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है इनका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिकॉज आप इसको यूज कर रहे हो, एज खत्म होती जा रही है और टेक्नोलॉजी भी नहीं आती जा रही है, तो उनकी वैल्यू कम होती जाती है। इस डिक्रीज जो भी वैल्यू हो रही है फिक्स असेट्स के अंदर, इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। बुक की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ये दो बुक की डेफिनेशन है, आप इसे पढ़ लेना। हम एग्जांपल पढ़ें, जैसे एक मशीन है 1 लाख रुपए की, और फॉर एग्जाम्पल वो 5 साल तक चलेगी, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए की हो गई, तो टोटल जो वैल्यू डिक्रीज हुई है दैट इज 80,000, जो उसका डेप्रिसिएशन है। बस और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्या याद रख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन से जो भी हमने फिक्स असेट्स खरीदी है उसकी जो भी आज बुक वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाती है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर साल डेप्रिसिएशन लगता है और इसको एक हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, और इसे हम नॉन कैश एक्सपेंस ट्रीट करते हैं क्योंकि इसमें कोई कैश नहीं पेड होती। ये हमें मदद करता है फाइंड करने में एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। जब आप बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस पता लगा रहे होते तो वो आपको अच्छे से पता चल पाए। ट्रू प्रॉफिट और लॉस इसकी वजह से पता चल पाता है आपको। और डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हर फिक्स असेट्स पे, सिर्फ लैंड पे नहीं होता, बिकॉज लैंड एक ऐसी जगह है जो कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होती, वो एप्रिशिएट होने का चांस है उतना ही रहेगी क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लाइफ है। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चल सके, क्योंकि आपको ट्रू वैल्यू दिखाई दे आपके एसेट्स के अंदर बैलेंस शीट में, है ना। आपको जो भी फंड चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए फ्यूचर में, उसके लिए रख सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो। एक एग्जांपल पढ़ेंगे। एक मशीन 1 लाख रुपए की थी, अगर डेप्रिसिएशन 16,000 लगा तो उसकी बुक वैल्यू अब 84 रह गई है। 84 पे फिर 16,000 डेप्रिसिएशन लग गया, उसकी बुक वैल्यू 68 की रह गई। अगले 68 पे अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लग गया 16,000, 52 की रह गई है। 52 पे फिर 16,000 डेप्रिसिएशन लग गया, 36 की रह गई है। 36 के बाद फिर डेप्रिसिएशन लग गया 16, अब वो रह गई है 20 की। और मान लो 20 के बाद हम उसे यूज करना बंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब वो स्क्रैप वैल्यू पड़ी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स आप फिक्स एसेट्स क्या होती है याद रख सकते हो, बुक वैल्यू क्या होती है याद रख सकते हो, स्क्रैप वैल्यू क्या हो सकती है याद रख सकते हो। बाकी अगर हम डेप्रिसिएशन में और आगे बात करें तो हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, यानी कि नेचर, फीचर कैसा है। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज हो जाना फिक्स असेट्स, टाइम टू टाइम फिक्स असेट्स की वैल्यू में कमी आना। इट्स नॉट जस्ट अ फॉल इन प्राइस। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्राइस फॉल हो रहा है, इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जो इसको थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं बाकी एक्सपेंस से। मतलब ये भी खर्चा ही है एक तरीके से, लेकिन कुछ ऐसे इसके फीचर हैं, क्वालिटीज हैं जो इसको अलग बनाता है बाकी खर्चों से। ऐसा क्या? इसकी वजह से फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होती है, या मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये परमानेंट है और ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब जब भी आप एक बार वैल्यू निकालते हो असेट्स की डिक्रीज होने की, तो वो आप दोबारा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। और ये स्लोली स्लोली होता है, रेगुलर इंटरवल पे होता है, ऐसा नहीं एक बारी में सारा डेप्रिसिएशन कम हो जाए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है हर साल, ठीक है ना। और इट ऑकर्स ग्रेजुअली, मतलब जो वैल्यू है एक एसेट्स की वो एकदम से सडनली एकदम से फॉल नहीं होती, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम होती जाती है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप कॉस्ट को एलोकेट करते हो, ना कि वैल्यूएशन। मतलब डेप्रिसिएशन इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। डेप्रिसिएशन से आप ये नहीं पता लगा रहे कि आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है उस एसेट्स की, आप बस ये बता रहे हो कि हम कितना यूज करें जिससे उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई। इसका मतलब हम तो जस्ट कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं एक एसेट्स में 5 साल के, जो भी उसका एक पर्टिकुलर यूजफुल ईयर है। एग्जाम्पल 1 लाख की मशीन यूज कर रहे हो 5 साल, इसका मतलब हर साल 20,000 रुपए का उस मशीन का खर्चा होता जा रहा है एक तरीके से। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बात, ये वाली बात है ना। ये जैसे मान लो 1 लाख की मैंने एक मशीन खरीदी और 5 साल चलेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो हर साल मुझे 20,000 रुपए का खर्चा देती जाएगी, 20,000 रुपए मेरा कम करती जाएगी। बाकी ये टेंजिबल एसेट्स पे ही लगता है बेटा, ठीक है ना। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो दिखाई दे सके, टेंजिबल वो चीज। इंटेंजिबल जैसे पेटेंट, गुडविल, इस पे हम वर्ड डेप्रिसिएशन नहीं यूज करते, इस पे हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। ध्यान रखना ये बात। जब भी आप कभी किसी इंटेंजिबल, जिसे आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, सिर्फ देख नहीं सकते हो, वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है। और उसको कभी भी आप देखोगे उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब वो अमोर्टाइज हो रहा है, ध्यान रखना। बाकी एक नॉन कैश एक्सपेंस बता चुका हूँ, एक इनडायरेक्ट खर्चा है, ध्यान रखना। डायरेक्टली बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। समझ रहे हो?
और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ P&L में चार्ज होता है, मतलब हर साल चार्ज होता है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, डिप्लेशन क्या होता है। ये तीन चीजें होती है। जैसे आप डेप्रिसिएशन पढ़ते हो, सिर्फ डेप्रिसिएशन ही नहीं होता मेरे भाई, और भी चीजें होती है। कहते हैं अकाउंटिंग में जो वैल्यू एसेट्स की वो हर टाइम टू टाइम गिरती है, ये हमें पता है, लेकिन जितनी भी एसेट्स हैं वो सब, नॉट ऑल एसेट्स आर द सेम, सम आर टेंजिबल कैन बी टच एंड सम आर इनटेंजिबल। भाई देखो हमें पता है एसेट्स की वैल्यू कम होती है और उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कहीं ना कहीं वैल्यू एसेट्स की कम होती है, लेकिन हम उस सबको डेप्रिसिएशन नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम महसूस भी कर रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं कर पा रहे हैं ना, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल है, तो वो भी एसेट्स ना मेरे भाई। तो कुछ इनमें से नेचुरल रिसोर्स जैसे माइन, ऑयल, वेल्स हो गए, तो उसके लिए हम अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन। अब देखो कभी आपकी असेट्स छूने वाले टेंजिबल असेट्स कम हो तो डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल असेट्स कम हो अमोर्टाइजेशन, या कोई आपका नेचुरल या वेस्टिंग असेट्स हो उसके लिए वैल्यू कम हो तो आप उसको कहोगे। एक एक करके समझेंगे मेरे भाई। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इसमें टेंजिबल असेट्स की वैल्यू गिरना डेप्रिसिएशन है मेरे भाई। अमोर्टाइजेशन अगर आप पढ़ोगे तो इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम होना, है ना, जैसे मान लो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब की वैल्यू कम होना। जैसे मान लो एक पेटेंट खरीदा था 1 लाख रुपए का और वो 10 साल तक यूज कर सकते हैं, इसका मतलब हर साल 10,000 रुपए का उसमें अमोर्टाइजेशन है, डेप्रिसिएशन नहीं, अमोर्टाइजेशन। और डिप्लेशन जो नेचुरल रिसोर्स में वैल्यू कम हो, जैसे मान लो कोई माइंस है, क्वेरीज है ना, ऑयल वेल्स, टिम्बर्स, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोल माइन है जिसका वर्थ है 10 लाख और उसका जो है 1 लाख रुपए हर साल वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका डिप्लेशन है 1 लाख रुपए। इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे और डिप्लेशन नेचुरली या वेस्टिंग असेट्स पे। कारण क्या है मेरे भाई डेप्रिसिएशन के, तो भाई देखो कोई क्या कहता है कि ये एक मैजिक से नहीं होता, एक स्पेसिफिक रीजन है कि फिक्स असेट्स की वैल्यू टाइम टू टाइम क्यों होती है, तो उसके रीजन पड़ते हैं मेरे भाई। सबसे पहला तो देखो इस्तेमाल करने की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से। दूसरा मेरे भाई पैसेज ऑफ टाइम, कुछ असेट्स जो है ना अपनी वैल्यू टाइम के साथ साथ खो देते हैं, टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती जाती है। तो उसी तरीके से जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, अगर उसको इस्तेमाल नहीं करोगे बहुत टाइम तक तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, या कोई चीज आउटडेटेड हो जाए, टेक्नोलॉजी उसकी थोड़ी थोड़ी कम होती जाए, है ना, लेस यूजफुल होनी महसूस हो जाए, जैसे हम ऑब्सोलेसेंस कहते हैं, ठीक है ना। और अगला कोई एक्सीडेंट हो जाए, है ना, मान लो कोई एसेट्स का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर तो वैल्यू कम होनी है, या मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाए, है ना। मार्केट में जब वो कोई आईफोन हो या कोई भी आप नई चीज, मोबाइल कुछ भी खरीदोगे तो वो एक टाइम बाद सस्ते आने लग जाएंगे, समझ रहे हो ना क्यों। क्लियर है मेरे भाई। दूसरा डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्स का वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई माइन हो जाए, ऑयल वेल्स हो जाए, है ना, इनका वैल्यू धीरे धीरे जैसे जैसे इनको निकालते हैं, बेचते जाते हैं, तो इनका वैल्यू कम होता जाता है मेरे भाई। ठीक है, चले आगे। बाकी अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करें तो वो क्या है कि मकसद क्या है या जरूरत क्या है डेप्रिसिएशन को लिखने की। भाई ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चले, ये जरूरत है, ठीक है ना। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैसे, जैसे एक मशीन जो है ना उससे इंसान ने 50,000 रुपए कमाए, लेकिन उस मशीन की वैल्यू 10,000 कम हो गई, तो एक्चुअल प्रॉफिट तो बंदे का 40,000 है ना, समझ रहे हो। दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में आप देखो, अगर मान लो रियल वैल्यू देख रहे हो और मान लो फॉर एग्जांपल आप उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, आप मशीन यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम हो रही है एक्चुअल में, लेकिन आप उसको असेट्स जो दिखा रहे हो वो तो ज्यादा दिखाई देगा ना, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो ट्रू वैल्यू दिखाई देगी, है ना। बाकी फंड प्रोवाइड करना, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, मतलब जब एक असेट्स पुरानी हो जाती है तो उसको रिप्लेस करना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके से ऐसा एक्सपेंस है जो कैश में रिमेन्स रहता है बिजनेस के अंदर, जो सेव्ड हो जाता है एक तरीके से नई असेट खरीदने के लिए, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि आप एक तरीके से खर्चा दिखा रहे हो, पर एक्चुअल में कहीं आज मैंने एक 80,000 रुपए का कुछ भी कोई मशीन खरीद ली मान लो फॉर एग्जाम्पल, और वो 80,000 रुपए की मशीन मान लो हर साल में 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूँ, एक्चुअल मेरी जेब से कोई पैसा माइनस हो रहा है क्या, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि यार 20,000 मैं इकट्ठे कर दूंगा हर महीने, और ऐसे मैंने 4 साल इकट्ठे कर दिए, क्योंकि अगर मैं उसे एक्सपेंस दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसे एक्सपेंस दिखा रहा हूँ तो इससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ रहा है। भाई मेरा प्रॉफिट 1 लाख हुआ, अब मैं डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहा, 1 लाख का प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट कितने का, पर क्या कोई मेरा नुकसान हुआ है एक्चुअल में, नहीं। अब उसी 20,000 को मैं कैश में अलग रख दूं, 4 साल 80,000 फिर जुड़ जाएंगे, नई मशीन ले लूंगा, है कि नहीं, समझ रहे हो। तो एक तरीके से फंड प्रोवाइड हो जाता है मेरे भाई, और एक तरीके से असेट्स की रिप्लेसमेंट हो जाती है यहाँ तो, है ना।
या फिर करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता लगाना, क्योंकि मेरे भाई कॉस्ट पर यूनिट जब पता लगती है जब आप मशीन, अब मान लो मैं कॉस्ट पर यूनिट पता कैसे पता लगा रहा हूँ कि भाई इतनी मैंने लेबर लगाई, इतनी मेरी बिजली खर्चा हुआ, इतनी मेरे मशीन का खर्चा हुआ। तो मेरे भाई उस मशीन का खर्चा ना हम इग्नोर करते हैं जनरली। भाई अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एजुकेशन दे रहा हूँ और उस एजुकेशन में मैं अगर ये जो मेरे मशीन्स हैं जैसे टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, अगर मैं इनको रिकॉर्ड नहीं करूं कि इस पे डेप्रिशिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये फायदा नहीं है ना। अगर मैं एक बिजनेस की चीज रिकॉर्ड करूंगा तो मैं ये भी दिखाऊं ना यार, मैं सिर्फ ये बोलूं कि हाँ जी मैं टेबल लगवाता हूँ, बोर्ड खरीद लेता हूँ, बोर्ड में मैं मार्कर वार्कर लगा रहा हूँ, ये सब मेरी कॉस्ट आ रही है। या मैं ज्यादा से ज्यादा जो भी कोई एक्स्ट्रा वर्क अगर कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मैं कहूंगा कि ये मेरी कॉस्ट आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा लैपटॉप है, ये डेप्रिशिएट भी तो हो रहा है, ये भी तो वैल्यू लग रही है यहाँ पे, समझ पा रहे हो? तो ये भी तो नुकसान में आना चाहिए ना। तो इस तरीके से बाकी टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट, भाई कल को टैक्स वैक्स की चीजें भी दिखानी पड़ती है ना, तो वो भी सब सही से रहे, ठीक है ना। टू अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, बिना डेप्रिसिएशन के जो वैल्यू असेट्स में होती है ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही रहेगी, लेकिन क्या वो रियलिस्टिक सिचुएशन है? भाई आपने आज मशीन खरीदी 1 लाख की, 5 साल बाद भी 1 लाख दिखाई दे रही है, बेकार है ना। क्यों? 5 लाख में एक्चुअल में 1 लाख की है क्या वो? उसकी बुक वैल्यू तो कितनी कम हो गई होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ओवर स्टेटमेंट जो असेट्स की होती है ना वो भी कम करने के लिए अनरियलिस्टिक या मिसलीडिंग ना करें। बाकी टू मैच एक्सपेंस विद रेवेन्यू, मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल ऐसा एक्सपेंस को ट्रीट करना चाहिए सेम जैसे रेवेन्यू है। भाई कहीं ना कहीं अगर आप दिखा रहे हो मशीन खरीदी है तो मेरे भाई कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, इनकम दिखा रहे हो ना आप, क्या दिखा रहा है? डेप्रिसिएशन अगर आप बनाओगे तो जो भी एक असेट्स है उसकी इनकम से जो भी आप कमा रहे हो वो चीजें मैच होगी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ऐसे फैक्टर जिनसे आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो, मेरे भाई एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि जिसके बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो मेथड, तो हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं, और दूसरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मेरे भाई हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे बात करते हैं, या फिर कॉस्ट जिस चीज में मैटर करती है, मतलब अगर आप एक तरीके से कैलकुलेट करते हो डेप्रिसिएशन तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से फैक्टर मैटर करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है वो मैटर करती है, और ध्यान रखना ओरिजिनल कॉस्ट में मेरे भाई परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स है वो भी कैलकुलेट करना, फ्रेट कैरेज ये भी कैलकुलेट करना, इंस्टॉल एंड फिटिंग एक्सपेंस ये भी कैलकुलेट करना, या कोई और कॉस्ट आ रही है वो सब कॉस्ट को कैलकुलेट करना, समझ पा रहे हो? ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई अगर हम बात करें फॉर्मूला, तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ असेट्स कैसे निकलेगी? परचेज प्राइस और जो भी उसको रेडी टू यूज करने के लिए खर्चे हैं, ठीक है ना। अगर एक मशीन 5 लाख की, इंस्टॉलेशन चार्ज 20 का है, फ्रेट 10 का है, तो टोटल कॉस्ट 5,30,000 है, कोई दिक्कत तो नहीं। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या कहलाती है? इसका मतलब उसकी कितनी लाइफ है, कितने साल तक आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चलेगी, यूजफुल लाइफ है, समझ रहे हो? अगर एक मशीन का 10 साल है, इसका मतलब आप उसकी कॉस्ट को आप 10 हिस्सों में बांट दो, हर एक साल कितना यूज कर पा रहे हो। बाकी फिर एक आता है स्क्रैप वैल्यू, जिसे रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है, कि मतलब जब उसको पूरा यूज हो जाए, जब वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद क्या बचा है कि भंगार में बेचने के काम आ जाए एक तरीके से, समझ रहे हो ना। तो डेप्रिसिएशन पता लग जाता है इससे, कितना भी आपका असेट्स है, 1 लाख का मान लो आपका असेट्स है, और अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद वो 10,000 रुपए की बेची, तो स्क्रैप वैल्यू कितना है मेरे भाई उसका? 10,000, ठीक है ना। स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, लेकिन डेप्रिसिएशन टोटल कितना लग गया उसमें? 90। एक तरीके से समझ लो कि एक मशीन 1 लाख रुपए की थी, 5 साल बाद उसको 10,000 का बेच दिया, तो अभी तक वो 10,000 रुपए की बेची है, तो फॉर ऐसा समझ लो कि 90,000 उस पर अब तक डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। हालांकि ये सही नहीं है ये जो मैंने चीज लिखी है, क्योंकि इससे प्रॉफिट एंड लॉस वाली बातें समझ नहीं आएगी, इसलिए इसको आगे समझाऊंगा। बाकी मेरे भाई एडिशन एंड इम्प्रूवमेंट, तो कोई एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो उस पर भी ध्यान दे लेना, इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं। जैसे मान लो एक मशीन की कॉस्ट है 2 लाख और उसमें कुछ नए पार्ट डाल दिए 50,000 का, तो मशीन 2.5 लाख की हो गई, ये तो है। बाकी ऑब्सोलेंस है, मतलब क्या कहते हैं, ऑब्सोलेसेंस है, ठीक है ना, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर कोई एसेट्स आउटडेटेड हो गई है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ से, तो उसका जो यूजफुल जो लाइफ है ना वो भी शॉर्टर क्रिएट करना चाहिए, और डेप्रिसिएशन उसका हाई चार्ज किए जाने से। मतलब मान लो आपने 5 साल एक्सपेक्ट करा और 2 साल में ही मशीन बर्बाद हो गई, उसका मतलब डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा माना जाएगा, है ना। बाकी लीगल टैक्स प्रोविजन इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं। बाकी वही है, समटाइम पढ़ लेते चलो, कंपनी लॉ या टैक्स लॉ आपको रूल दे देती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, इसलिए बात है। बाकी अकाउंटिंग क्या होती है डेप्रिसिएशन की वो समझते हैं मेरे भाई। अकाउंटिंग के अंदर जब डेप्रिसिएशन है, मतलब टोटल कॉस्ट जो है ना फिक्स असेट्स की, उसकी यूजफुल लाइफ में सिस्टमेटिक तरीके से उस पर बात कर रहे हैं,
इट इज जस्ट नॉट अबाउट रिड्यूसिंग वैल्यू, इट इज अबाउट रिकॉर्डिंग दैट लॉस ऑफ वैल्यू एज एन एक्सपेंस एवरी ईयर इन द बुक। तो वो देखो डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू कम कर रहे हो, आप एक तरीके से जो भी आपकी वैल्यू में धीरे धीरे एक एक्सपेंस के नाम पे लॉस हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। जब एक बिजनेस बाय करता है फिक्स एसेट जैसे कि मशीनरी, तो वो उसको बहुत साल तक यूज करता है, और जो फुल कॉस्ट एसेट्स की वो चार्ज नहीं होनी चाहिए एक्सपेंस फर्स्ट ईयर पे, बिकॉज इट हेल्प इन प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर। सिर्फ ऐसा नहीं कि भैया 1 लाख है तो 1 लाख हर साल, वो सेवरल ईयर्स में यूज हो रही है, उस तरीके से दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। बाकी दूसरे शब्दों में समझना चाहो छोड़ो, आगे आओ इधर देखो। सपोज एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए और उसको 5 साल के लिए यूज कर सकते हो, स्क्रैप जो वैल्यू उसकी 10,000 है, तो इसका मतलब टोटल रिटर्न ऑफ 90,000 है। और इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ध्यान समझना बेटा, यहीं से आपको डेप्रिसिएशन भी क्लियर हो जाएगा कि एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट भी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इस केस में ध्यान समझना, यहीं से मैं आपको समझाता हूँ चलता हूँ। एक मशीन 1 लाख की है, यूजफुल लाइफ उसकी 50,000 की है, स्क्रैप वैल्यू 10 की है। तो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ एक क्वेश्चन के जरिए, तो यहाँ सबसे पहले मैं एनुअल डेप्रिसिएशन या फिर टोटल डेप्रिसिएशन पता लगाना चाहता हूँ कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले टोटल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला समझना, कितनी कॉस्ट ऑफ असेट्स है, मशीन आपकी कितने की है वो लिख दो, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को मेरे भाई माइनस कर दो, फिर डिवाइड कर दो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मेरे भाई कितने रुपए की असेट्स थी, 1 लाख रुपए की। मेरे भाई स्क्रैप वैल्यू कितना माइनस कर रहे हो आप उस पर, 10,000, और डिवाइड बाय कितने टाइम का है, 5। तो 1 लाख में से 10 गया 90, 90 को जब मेरे भाई 5 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 18,000। हाँ, अगर आप टोटल डेप्रिसिएशन कहते तो अब तक टोटल डेप्रिसिएशन 90,000 लगा है, लेकिन ये अब आपका क्या निकल गया, एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब 1 साल में कितना लग रहा है। हाँ, 1 साल कितना वैल्यू कम हो रही है एसेट्स की। तो आप समझो, अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कल को पता लगाना पड़े, तो अब यहाँ पे सवाल आएगा आपके मन में, भैया कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो भैया सिंपल सी बात है, ऊपर लिखो कितना आपका डेप्रिसिएशन का एनुअल डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना, और मेरे भाई इसको डिवाइड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स या फिर कॉस्ट ऑफ असेट्स के साथ। यानी कि हमें कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो नहीं, हमारी मशीन कितने की थी और हर साल उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है वो रेट बताएगा। तो मेरे भाई हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है 18,000, मशीन है 1 लाख की, मल्टीप्लाई में 1,000, 30 30 20 20, 18%, खत्म बात। कोई दिक्कत मेरे भाई, ये इस पे भी बात करेंगे आगे जाके क्या होगा। लेकिन क्या आपको कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन समझ में आ गया? इसके अलावा कोई और फॉर्मूला अगर यूज करा हो, कोई और वैल्यू लिखा हुआ हो, तो समझ लो वो गलत है। क्लियर है? अब बुक वाली चीज भी क्लियर करा दूंगा। बाकी ध्यान रखना मेरे भाई, 18,000 हमें पता है एनुअल डेप्रिसिएशन है, तो ये एक तरीके का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देगा, और मशीन जो है वो असेट से कम होती जाएगी, वो भी समझा दूंगा। बाकी अकाउंटिंग बुक में क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्क पड़ेगा, एक बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या होगा, जो भी मेरी कॉस्ट थी मशीन की उसमें डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। 1 लाख था तो पहले साल में अगर 18,000 डेप्रिसिएशन है तो 82,000 की मशीन रह जाएगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? और वहीं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो वहां पे 18,000 का एक एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा जो आगे जाके प्रॉफिट में दिखाई देंगे। बाकी ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्यों है ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। जब भी आप कभी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाते हो तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और मशीन की वैल्यू कम हो गई टू असेट्स अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी डेप्रिसिएशन को फॉर एग्जांपल आपको डेप्रिसिएशन का अगर प्रोविजन अकाउंट बनाना रहता तो इसको भी रहने दो, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझा दूंगा, इसको रहने दो, खामखा कंफ्यूज हो गए। और जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है इसी को आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना मेरे भाई। इसके बाद इसके हम एक एक करके प्रैक्टिकल समझेंगे डेप्रिसिएशन के, फिर आगे चलेंगे। थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। एज अ थ्योरी हमें थोड़ी बहुत चीजें याद रहनी चाहिए, डिफरेंस हमारे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन करने के 2 मेथड है, हाँ, और अकाउंटिंग करने के भी 2 मेथड है। एक ऐसा अकाउंटिंग मेथड होगा जहां पर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करोगे, और मशीन अकाउंट में हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, जो आपने सीखा अभी थोड़ा समझा। और एक होगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट,
जहां पर आप हर साल मशीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। इसमें आप हर साल निकालो, एवरी ईयर क्या करोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे, एंट्री करोगे, माइनस करोगे मशीन में से, आपके मशीन अकाउंट में जो लेजर बनेगा वो माइनस होगा। इसमें नहीं होता, इसमें जब भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कैलकुलेट नहीं होगा, इसमें कैलकुलेट होगा, लेकिन इसमें जब ही रिकॉर्ड होता है, ओनली रिकॉर्ड जब उस मशीन को बेच दी जाए, सेल कर दी जाए उस मशीन की। यानी कि इसमें आप मशीन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, इसमें भी कर रहे हो, इसमें मशीन अकाउंट से डिडक्ट नहीं करते, इसमें नहीं डिडक्ट करते, इसमें करते हो हर साल। जैसे आज 80,000 रुपए की मशीन है, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो आप मशीन को आप 70 दिखा दोगे, मशीन का जो अकाउंट बनाओगे, इसमें 10 का डेप्रिसिएशन लगा, अगले साल भी 80 आएगा, माइनस नहीं होगा। उसके अगले साल फिर 10, 60, यहां फिर भी, और यहां सारा डेप्रिसिएशन एक बार जब कम होगा, जब अब यहां तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो यहां तो सेल के टाइम पे से प्रॉफिट और लॉस पे ध्यान देंगे। ये दो मेथड होते हैं अकाउंट, ये दोनों समझाऊंगा आज, ठीक है ना। और मेथड कैलकुलेट करने के डेप्रिसिएशन के दो होते हैं, एक होता है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड WDVM। एक मशीन अगर 1 लाख रुपए की है और उस पर लिखा हुआ है कि हर साल 10% डेप्रिसिएशन है, तो आज 10,000 पे एक साल बाद कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 होता है, 90 रह जाएगा। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है, जिस वजह से, क्यों इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जब दूसरी साल का भी डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो जो पहली साल हुआ था वही होगा 80, फिर उसके बाद मेरे भाई फिर 10 माइनस होगा, यानी कि जो पहले साल का रेट है डेप्रिसिएशन का वो हर साल फॉलो होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये ओरिजिनल कॉस्ट है, इस पे डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपकी डिडक्टेड वैल्यू पे लगता है, मतलब 1 लाख पे अगर 10 साल का 10% डेप्रिसिएशन एक साल का लगा तो कितना बचा बैलेंस, लेकिन अगले साल 10,000 नहीं लगेगा जैसे इसमें लगा, अगले साल इस 90,000 का 10% लगेगा। अच्छा, तो 90,000 का 10% कितना होगा, 9,000, यानी कि बच गया अब हमारे पास। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है इन दोनों में, यानी कि ये हमेशा अपनी डिडक्टेड वैल्यू पे चार्ज होता है, रियलाइज्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। ये इन दोनों मेथड में एक बड़ा डिफरेंस होता है। अकाउंटिंग दोनों में सेम होती है, यानी कि अकाउंटिंग 4 तरीके से हो सकती है, या तो ये कर रहे हो इन दोनों मेथड से 2 मेथड, या ये करो इन दोनों मेथड से 2 मेथड, इस तरीके से अपनी अकाउंटिंग चलती है। मैं अब आपको अकाउंटिंग समझाता हूं कि ट्रांजैक्शंस क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो समझते हैं। अगर मान लो नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, यानी कि हर साल बिजनेस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो, नॉर्मल केस 1 है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को एक मशीन खरीदी 1 लाख की, और 10% डेप्रिसिएशन लगता है हर साल। तो आप यहाँ पर एक साल बाद 31 मार्च को जब आओगे 2025 में, एक साल बाद, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाओगे और मशीन को 90,000 दिखा दोगे, और इस तरीके से आप जनरली एंट्री करते हो। जर्नल एंट्री की अगर हम बात करूं तो आप सबसे पहले मशीन खरीदते हो, मशीन जब आप खरीदते हो तो आपके पास मशीन आती है, तो आप लिखते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट। उसके अलावा कोई भी फिक्स असेट्स आ सकती है, ध्यान रखना। 2, अगर आपने पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट 1 लाख 1 लाख, सबसे बेसिक एंट्री है। इसके बाद ये है इस टाइम की जब आपने खरीदी है, जब साल के एंड में 31 मार्च को या 31 दिसंबर को जब डेप्रिसिएशन लगता है, तो डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, ठीक है ना। और एक्सपेंस हमेशा बढ़ता है, डेबिट में होता है, और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो अब नुकसान हो गया है, डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया है, लेकिन वो हुआ किस वजह से है, मशीन की वजह से, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हुई है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। कितना, फॉर एग्जांपल 10,000। और इसके तुरंत बाद ये जो नुकसान है इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है उसी सेम डेट पे,
इसीलिए आप तीसरा अकाउंट बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एक्चुअल में लॉस हो गया और लॉस हमेशा प्रॉफिट लॉस में डेबिट आता है। टू किस नाम से हुआ, डेप्रिसिएशन नाम से, वही सेम 10,000 रुपए की अमाउंट आप इसमें ट्रांसफर कर दोगे। ये बेसिक केस होता है एंट्रीज का। लेकिन जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तब जर्नल एंट्री क्या होती होगी, खरीदते टाइम तो सेम, बिल्कुल सेम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकेंड एंट्री, अब आपको मैंने समझाया कि मशीन में से तो डिडक्ट नहीं होगा, तो क्या एंट्री होगी समझना। डेप्रिसिएशन तो अभी भी लगेगा ही ना, जायज बात है, नुकसान तो हुआ है ना, किस नाम से हुआ है भैया, डेप्रिसिएशन से ही हुआ है, वो तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट मशीन नहीं होगी, क्रेडिट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, 10,000 10,000, इतना सा फर्क, कोई दिक्कत, बस। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्ट। आपके मन में सवाल आएगा कि भैया प्रॉफिट है या लॉस है, क्या करें, है ना, क्योंकि पिछले में तो डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो अगली में सिर्फ सेम एंट्री, क्या टू, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, 10 और 10। इसमें ज्यादा फर्क आपको जब पता चलेगा जब आप ये अकाउंट बनाओगे, क्योंकि आप एक चीज देखो, यहाँ डेप्रिसिएशन टू मशीन होना चाहिए था, जिससे मशीन का बैलेंस कम होता रहता धीरे धीरे, लेकिन ये हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं प्रोविजन तो क्रिएट करा लेकिन प्रोविजन क्लोज नहीं हुआ। प्रोविजन में इस साल 10,000, अगले साल ऐसे कितना बैलेंस हो जाएगा, अगले फिर 30, अगले फिर 40, वो बढ़ता जा रहा है, और जिस साल आप मशीन बेचोगे एक साथ माइनस। एंट्री समझेंगे जब हम बेचने की करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक कहानी समझ रहे कि ये सीन रहता है, समझ रहे हो मेरे भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। अब इस पे हम चलेंगे कि करके इलस्ट्रेशन आगे, ठीक है ना। देखो आप बुक जब फॉलो करोगे तो मैं आपको बस डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन अपने तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये सब भी बताना पड़ जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे मेरी बात ध्यान समझना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन खरीदे, और ये ध्यान रखना, ये स्ट्रेट लाइन मेथड में ही ये वाला थ्योरी प्रैक्टिकल फॉलो होता है, इसके अलावा नहीं होता, ओरिजिनल वो रिटन डाउन वैल्यू में नहीं चलेगा। ये समझा देता हूँ क्या सीन है। जैसे मान लो एक मशीन थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, और ये इसकी कॉस्ट है एक तरीके से ना, कॉस्ट ऑफ परचेज है ना, एक तरीके से ऐसा लिख सकते हो, कितने में खरीदा, कॉस्ट ऑफ असेट्स लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ असेट्स लिखते हो, ठीक है ना। अब हुआ क्या, एस्टिमेटेड लाइफ इसमें लिखा कि जो एस्टिमेटेड या फिर यूजफुल लाइफ जो है ना, वो फॉर एग्जांपल 4 साल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, इसका मतलब कल को जैसे बेचेंगे तो इतने की बिक जाएगी, जब वो इस्तेमाल नहीं हो रही कुछ भी, कह रहा है 20,000 है। तो आपसे कह रहा है कि कितना डेप्रिसिएशन हर साल लगा, एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल लगा, ये बताओ। उससे पहले आपको ये भी बोल सकता है अब तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग गया ये बताओ, और उसके बाद आपसे ये भी कह सकता है किस रेट से डेप्रिसिएशन लगा वो भी बताओ। तो इसको फॉर्मूला याद नहीं करना, बस ऐसा समझना है कि आज हमें एक तरीके से पहले हम पता लगाते हैं कि टोटल अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लगा है। तो कैसे पता लगेगा भाई, 1 लाख की मशीन थी, आज कितने की रह जाएगी, 20, यानी कि अब तक तो टोटल 80,000 का डेप्रिसिएशन लग गया होगा। और कितने साल में लगा, 4 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये पता चल जाएगा हर साल कितना लगा, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना, 20। अब आप खुद सोचो ना, मशीन है 1 लाख की, ठीक है ना, मशीन कितने की है, 1 लाख की, और हर साल कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, इससे रेट निकल जाएगा। नीचे टोटल मशीन कितने की थी भाई, आप जब मशीन लगा डेप्रिसिएशन लगा रहे हो वो किस पे लगाओगे, कितने की मशीन है, तो 1 लाख की मशीन है, 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 और 10,
20%, यानी कि ये आपका पता चल गया रेट, यानी कि जो हर साल मशीन है वो 20% रेट से लग रही है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। इसका मतलब हर साल डेप्रिसिएशन 20% से लग रहा है। इसका मतलब ये है कि आप हर साल जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 20% से लगा रहे हो, किस पे? आपकी कॉस्ट पे। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहो तो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन जो आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा होता है वो लिख सकते हो। वो कैसे निकलेगा? वो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ असेट्स और उसमें माइनस करना क्या? स्क्रैप वैल्यू, और उसको डिवाइड करना एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, है ना, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है ना। और अगर आपको रेट पता लगाना हो तो आपकी कॉस्ट कितने की है? कॉस्ट ऑफ असेट्स, ठीक है ना, और उसके ऊपर क्या? कितना डेप्रिसिएशन लगाया, एनुअल डेप्रिसिएशन लिखना, मल्टीप्लाई में 100। बस, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल्स पे चलेंगे।